Good afternoon, all of you. Ishania, good evening. Ishania, good evening. Shaurya, good evening. Nandini, good evening. Good evening. Good evening, sir. Priya, good evening. Astha, good evening. Good evening, sir. Padma Lakshmi, good evening. Harsh, good evening. Good evening, sir. Laksham, Alina, Nripendra, Mahi, good evening, sir. Good evening, sir. Urvashi, good evening. Janvi, good evening. Soumya, good evening. Good evening, all of you. तो हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करना है। और ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो जो पायरुविक एसिड बना है इसका फिर लिंक रिएक्शन में यूज होगा और लिंक रिएक्शन के बाद फिर जो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और क्रेब्स साइकिल में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएंगे जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। तो पायरुविक एसिड के बाद अगर इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरुविक एसिड विल चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। ये लिंक रिएक्शन के थ्रू होगा। इसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल होगी। क्रेब्स साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि रिड्यूस सब्सटेंसेस बनते हैं NADH, FADH2। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकालेंगे H+ और इसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे यहां से और ये फिर हाइड्रोजन और इन इलेक्ट्रॉन आयंस जो होंगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करेंगे और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन जो होगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और इस प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो क्लोरोप्लास्ट में होता था फॉस्फोराइलेशन, उसे क्या बोलते थे? Phosphorylation which takes place in chloroplast is also known as क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना ये क्लोरोप्लास्ट। हाँ, उसे क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस, वेरी गुड। तो वो चूंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है इसलिए उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन वगैरह के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यही यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में दिया हुआ है। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तुमने बताया था कि पायरुवेट जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और उसके बाद जो क्रूशियल इवेंट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के वो होंगे। तो क्रूशियल इवेंट्स इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है? The complete oxidation of pyruvic acid by the stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving 3 molecules of carbon dioxide. तो इसमें लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल दोनों आएंगी और इसमें हाइड्रोजन एटम्स रिमूव किए जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होते हैं। तो वो हम लोग अभी देखेंगे कि किन स्टेप्स में रिमूव होते हैं। इसके बाद द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के साथ टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक पहुंचते हैं ये विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। What is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of mitochondria. तो जो पहला प्रोसेस है, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुवेट का, ये वाला जो प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस, ये कहां पर होता है? ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिंक रिएक्शन और एज वेल एज क्रेब्स साइकिल ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगी।
ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म। यस, Cytoplasm. ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही थी, और ये लिंक रिएक्शन और ये मैट्रिक्स में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होगा? The inner membrane of Inner mitochondria. membrane of lumen. Yes, very good. तो mitochondria, while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये सिचुएटेड होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो इसको आप लोग स्टार बना लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। इसके बाद लिखा हुआ पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसॉल आफ्टर इट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो हमने बताया था तुमको कि पहला वाला जो स्टेप होता है लिंक रिएक्शन, उसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है, और इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, तो ये डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस का रिमूवल होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो जब हाइड्रोजन निकलेगी उसको एक्सेप्ट करने का काम NAD प्लस करेगा, और ये चेंज हो जाएगा NADH प्लस H प्लस में। तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, या इसी को बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया, इस स्टेप को नाम दिया गया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए आकर के ऐड हो जाएगा, सॉरी कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये लिंक रिएक्शन है, यही यहाँ पर बताया हुआ है इसके बारे में। तो enters mitochondrial matrix undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by the pyruvic dehydrogenase। तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा पायरुविक एसिड है, चूंकि ये तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो सबस्ट्रेट है उसी के नाम पर ही एंजाइम का नाम होता है। हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो डिहाइड्रोजिनेज, और चूंकि पायरुविक एसिड से रिमूव कर रहा है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। The reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes। और यहाँ पे coenzymes कौन से होगा? ये NAD जो है ये coenzyme है, और coenzyme A, ये दो coenzymes की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो ये NAD plus and coenzyme A, including NAD plus and coenzyme A. During this process, two molecules of NADH are produced from the metabolism of टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो हमें चूंकि पता है कि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, इस वजह से यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे NAD2H के, और दो मॉलिक्यूल ही बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म of two molecules of pyruvic acid produced from one glucose molecule during glycolysis. The acetyl coenzyme then enters a cyclic pathway जिसे TCA साइकिल बोलते हैं, या Krebs साइकिल बोलते हैं, या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, more commonly known as Krebs cycle after the scientist Hans Krebs who first elucidated it। तो अब यहां से हम लोगों को Krebs साइकिल के बारे में देखना है। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, द TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield citric acid। तो पहला जो स्टेप है इसमें Krebs साइकिल में, यहाँ पर ये बड़ा शॉर्ट में इन्होंने समझा दिया है, बाकी सारे स्टेप्स भी इन्होंने गायब कर दिए हैं। तो इसको Krebs साइकिल को समझने के लिए जो ये वाला Krebs साइकिल है इसी से करना है।
तो ऊपर वाला तो ये लिंक रिएक्शन हो गया। पायरुविक एसिड विल चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और डिहाइड्रोजिनेशन होगा, 2 मॉलिक्यूल NAD2H के बनेंगे और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोएंजाइम है, इसमें आकर के ऐड होगा। इसके बाद फिर जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ये क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स with condensation of acetyl coenzyme with oxaloacetic acid। तो ये इसका फर्स्ट रिएक्टेंट्स हुए और ये इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलकर के सिट्रिक एसिड बनाती है और इसमें वाटर यूज होगा, हाइड्रेशन होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन हुई। एंजाइम चूंकि सिट्रिक एसिड बन रहा है तो एंजाइम सिंथेज, चाहे सिट्रिक एसिड लिखा जाए चाहे साइट्रेट लिखा जाए, एक ही चीज है। जैसे एसिटिक एसिड लिखो या एसीटेट लिखो, तो यहाँ पे साइट्रेट सिंथेज लिखा हुआ है और को एंजाइम ए ये अलग हो रहा है, COASH यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो सिट्रिक एसिड बनेगा। तो पहला जो प्रोडक्ट होगा वो 6 कार्बन का होगा, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनता है, कल हम लोगों ने देखा था, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। 2 कार्बन क्यों है? क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। जब इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो एक कार्बन यहाँ पे कम हो गया। एक कार्बन जब कम हो जाएगा तो एसिटाइल कोएंजाइम में जो बनेगा ये 2 कार्बन का होगा। तो ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम हुआ। ये 4 कार्बन वाले एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलकर के पहला जो प्रोडक्ट बनेगा ये 6 कार्बन का होगा, सिट्रिक एसिड। इसमें कार्बन का नंबर भी याद रखना है कि कौन सा कितने कार्बन का कंपाउंड है। तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है ये सिट्रिक एसिड, ये 6 कार्बन का है, क्योंकि 2 कार्बन जब 4 कार्बन के साथ मिलेंगे तो सिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन का हो गया। इसके बाद फिर सिट्रिक एसिड के बाद इसमें आता है सिस एकोनिटिक एसिड, ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है। तो 6 सिस एकोनिटिक एसिड में यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा, डिहाइड्रेशन होगा और सिर्फ यही एक डिहाइड्रेशन स्टेप है क्रेब्स साइकिल में जहां पर वाटर का रिमूवल होता है। तो सिट्रिक एसिड एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है सिस एकोनिटिक एसिड में और यहाँ पे कोफैक्टर होता है फेरासाइन। तो सिट्रिक एसिड विल चेंज इनटू सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड जो होगा ये फिर से एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होगा, आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये हाइड्रेशन स्टेप हुआ। तो पहला स्टेप हमारा हाइड्रेशन था, सेकंड स्टेप डिहाइड्रेशन और थर्ड स्टेप फिर से हाइड्रेशन। तो इसमें वाटर का एडिशन हुआ और यहाँ पर -H2O होगा और यहाँ पर फिर से H2O ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड बना। फिर आइसोसिट्रिक एसिड यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, NAD2H बन रहा है। तो NAD2H जब बनेगा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, NAD+ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर ये याद रखना कि जो फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर था वो NADP था, NADP+, और यहाँ पर NAD+ है। ये फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है और ये रेस्पिरेशन में। पी से याद रख सकते हो, पी जो होगा ये फोटोसिंथेसिस में होगा, रेस्पिरेशन में नहीं होगा। तो ये यहाँ पे पहला ये रिड्यूस सब्सटेंस बनेगा। मैग्नीज आयन जो होगा ये इसमें कोफैक्टर होगा। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा और एक NAD2H जो है 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है।
तो इसलिए यहाँ पर देखो अंदर जो एटीपी पूल में दिखाया गया है, तो ये 3 एटीपी के इक्विवेलेंट दिखाया गया है। तो ये कि यहाँ पे पहला NAD2H बना, फिर इसके बाद ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड विल चेंज इनटू ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। यहाँ पे फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स थे यहाँ तक ये 6 कार्बन के थे, ये देखो यहाँ पे सब जगह 6 कार्बन लिखा हुआ है। तो ये सारे 6 कार्बन के थे। 6 कार्बन में से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो ये 5 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लो, ये पूछा जाता है विच इज द फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन Krebs साइकिल। तो Krebs साइकिल में पहला 5 कार्बन कंपाउंड जो होगा वो अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड होगा। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दिस इज द फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है। तो ये अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड याद रखना है, इससे पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसके बनने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसके बाद जो अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड के बाद जितने कंपाउंड्स लिखे हुए ये सारे कैसे होंगे, 4 कार्बन। और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि टोटल 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। तो यहां पर देखो एक ये आया जो लिंक रिएक्शन में निकला, और दूसरा अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से पहले निकलेगा और तीसरा अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड के बाद निकलेगा। तो ये टोटल 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, रिमूवल होगा। तो ये हम लोगों को याद रखने की कार्बन डाइऑक्साइड किन किन स्टेप्स में रिमूव होती है। तो पहली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है लिंक रिएक्शन में, जहां पे पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। दूसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से पहले रिलीज होती है, और तीसरी अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड बनने के बाद में रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो बाद वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वैसे ही है जैसे यहाँ पे लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था। और ये वाला जो इससे पहले वाला जो ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकलेगी और हाइड्रोजन फिर से NAD प्लस ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये अल्फा कीटो ग्लूटरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये क्या बनाएगा, ये फिर से 3 ATP के इक्विवेलेंट है। तो ये 3 ATP यहाँ पे फिर से कंट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड से सक्सेनिल कोएंजाइम ए बनता है। सक्सेनिल कोएंजाइम ए विल चेंज इनटू सक्सेनिक एसिड। तो यहाँ पर ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पूछा गया भी है, नीट में आया है इस पे क्वेश्चन कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन Krebs साइकिल में कहां पर होता है। तो सबस्ट्रेट लेवल में क्या होता है, एटीपी एडीपी से डायरेक्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी जहां पे बन रही हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बिना जहां पर एटीपी बनेगी। ये जो NAD2H है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब अपना एटीपी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर भी जो है ये 3 ATP दिखा रहे हैं, ये भी NAD2H जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब एटीपी जनरेट करेगा। इसी तरीके से FAD2H जो है ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के 2 ATP के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर ये 3 ATP ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, और लिंक रिएक्शन से 3 ATP आ रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो इसका मतलब सिर्फ एक जगह जो ATP 1 ATP दी हुई है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो इस स्टेप को नोट कर लो। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है ये किसके किसके बीच में होगा, सक्सेनिल कोएंजाइम ए और सक्सेनिक एसिड के बीच में।
substrate level phosphorylation will take place between succinyl coenzyme A and succinic acid. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जीडीपी से जीटीपी बनता है और ये जीटीपी जो होगा ये अपना एटी जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एडीपी को देगा और एडीपी विल चेंज इनटू एटीपी। तो इस तरह से एक जीडीपी जो है वो एक एटीपी के इक्विवेलेंट हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर एक एटीपी दिखाया हुआ है एटीपी पूल में। यहाँ पर जीडीपी ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिला, ये जीटीपी में चेंज हुआ और जीटीपी जो होगा ये अपना फॉस्फेट जो होगा एडीपी को देगा और एडीपी विल चेंज इनटू एटीपी। तो इस तरह से ये एक एटीपी के इक्विवेलेंट हुआ। इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ये सक्सेनिल कोएंजाइम में और सक्सेनिक एसिड के बीच में होगा। सक्सेनिक थायोकाइनेज ये एंजाइम होगा यहाँ पर। तो इसको याद रखने के लिए सबस्ट्रेट लेवल एस से शुरू हो रहा है तो ये सक्सेनिल कोएंजाइम में एस और एस के बीच में ही होगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन विल टेक प्लेस बिटवीन एस एंड एस। तो सक्सेनिल कोएंजाइम में और सक्सेनिक एसिड। इसके बाद फिर ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो रिड्यूस सब्सटेंस बनता है वो NAD2H ना बन करके FAD2H बनता है। FAD प्लस एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन। FAD का मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, डाई न्यूक्लियोटाइड, और ये कोएंजाइम की तरह एक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाता है FAD2H में। तो NAD और FAD ये दोनों जो है ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर का काम करते हैं और ये FAD बनता है जो वो F चूंकि है तो फ्यूमरिक एसिड जहां पर बन रहा है उससे पहले आता है FAD। तो सक्सेनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड में चेंज होगा तो इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, और FAD विल चेंज इनटू FAD2H। लेकिन NAD की तरह ये 3 ATP नहीं देता है, ये सिर्फ 2 ATP के इक्विवेलेंट है। तो FAD2H ये 2 ATP के इक्विवेलेंट हो गया। इसके बाद फिर फ्यूमरिक एसिड का फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रेशन होगा और ये चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में। फिर लास्ट स्टेप में यहाँ पे मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज होता है, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फाइनल इसका प्रोडक्ट बनता है क्रेब्स साइकिल का, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रिमूव होगी और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा वो NAD2H होगा। तो यहाँ पर भी ये 3 ATP के इक्विवेलेंट हुआ। तो इस तरह से ये क्रेब्स साइकिल तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म कि कहाँ से ATP रिलीज हो रही, कहाँ से NAD2H बन रहा है, कहाँ से FADH2 बन रहा है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो इसको याद रखने का तरीका जो है C6 I O अल्फा S² FMO। तो C से हो जाएगा सिट्रिक एसिड, पहला प्रोडक्ट बनेगा वो सिट्रिक एसिड बनेगा। पहली रिएक्शन आपको याद रखनी है, सिट्रिक एसिड साइट्रेट सिंथेज के प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में ये मिलकर के बनाएंगे सिट्रिक एसिड। इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो सिट्रेट सिंथेज ये हाइड्रेशन रिएक्शन होगी। इसके बाद फिर डिहाइड्रेशन होता है जिसमें सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा।
और ये सारे कैसे 6 कार्बन कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड तक, क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड विल चेंज इनटू सिस एकोनिटिक एसिड, ये एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। फिर सिस एकोनिटिक एसिड विल चेंज इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड विल चेंज इनटू ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। और आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में चेंज होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगी, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा NAD2H। NAD2H बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद फिर ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बनेगा। और अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड में यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकलती है जो NAD2H एक्सेप्ट करेगी। तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगी, 3 ATP देगी। फिर इसके बाद S स्क्वायर सक्सेनिल कोएंजाइम और सक्सेनिक एसिड, तो सक्सेनिल कोएंजाइम और सक्सेनिक एसिड के बीच में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, GTP बनेगा, और GTP एक ATP के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1 ATP के इक्विवेलेंट हुआ, और ये स्टेप कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद जब सक्सेनिक एसिड बना तो सक्सेनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में चेंज होगा, यहाँ पर भी रिड्यूस सब्सटेंस बनेगा, रिड्यूस हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा लेकिन FAD प्लस, और ये चेंज हो जाएगा FAD2H में, और FAD2H ये 2 ATP के इक्विवेलेंट होगा। ये 3 ATP और ये 2 ATP के इक्विवेलेंट क्यों होता है, ये अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब देखेंगे तब उसमें क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो NAD2H जो होता है ये 3 ATP के इक्विवेलेंट है, और FAD2H जो है ये 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो इसके बाद फिर FAD2H और फ्यूमरिक एसिड के बाद फिर मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड वाटर का एडिशन होगा, और मैलिक एसिड विल चेंज इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेगी जो एक्सेप्ट करके NAD2H बनेगा। तो ये हो गए इसके स्टेप्स। तो ये इसकी समरी है, आपको दिमाग में जो रखनी है वो बस ये रखना है, जो क्वेश्चंस आएंगे चाहे वो नीट में आए चाहे वो बोर्ड में आए, वो सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ इतना याद रखकर दे सकते हो। बाकी ये अगर याद है तो फिर ये वाली साइकिल आप पूरी कंप्लीट कर लोगे। तो C6IO अल्फा S स्क्वायर FMO, C6IO अल्फा S स्क्वायर FMO। यहाँ पे अभी एंजाइम वगैरह के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्टेप्स याद रखो। C6IO अल्फा S स्क्वायर FMO, C से होगा सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, और फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, सक्सेनिल कोएंजाइम में सक्सेनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, यहाँ पर भी O है और यहाँ पर भी O है। तो ये वाला जो O है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, और ये वाला जो है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड है, ठीक है, क्योंकि ये S से पहले आ रहा है तो ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। और अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, इससे पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, इसके बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और इसके बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो S स्क्वायर FMO, ये सारे के सारे कितने कार्बन के होंगे, 4 कार्बन के होंगे, और इससे अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड से पहले वाले जितने होंगे ये सारे के सारे 6 कार्बन के होंगे। तो कार्बन, तो ये तो हो गया जहां जहां पर
NAD2H और FADH2 और ATP बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में 2 जगह निकलती है और एक निकलती है लिंक रिएक्शन में। तो ये जगह तुम्हें याद रखनी है। तो क्रेब्स साइकिल का तो सिंपल है, जहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बन रहा है उससे पहले और उससे बाद में दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एक हो गई लिंक रिएक्शन में। तो 3 जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन ये याद रखना ये एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से है। एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं, और अगर 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी। इसके बाद अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप इसमें याद रखना होता है कि NAD2H जो बन रहा है ये कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, कितने ATP के इक्विवेलेंट होगा। तो NAD2H जो बनेगा, एक ये यहां पर बना, दूसरा अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के बाद बना, फिर तीसरा जो बनेगा ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज FAD2H, और एक ये बनेगा लास्ट वाले स्टेप में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I अल्फा, आइसोसेट्रिक एसिड के बाद डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड के बाद डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, और सक्सेनिक एसिड के बाद डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है I अल्फा SM। ये यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा I अल्फा SM, आइसोसेट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, फिर सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज और मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर तुम्हारे जो आइसोसेट्रिक डिहाइड्रोजिनेज है यहाँ पर NAD2H बनता है, अल्फा कीटोग्लूट्रिक डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर भी NAD2H बनता है। सिर्फ सक्सेनिक एसिड के बाद फ्यूमरिक एसिड बनेगा, तो यहाँ पर FAD2H, और बाकी जो मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है यहाँ पर भी NAD2H। तो ये और नोट कर लो I अल्फा SM। अब पूछा जाता है इसमें नंबर ऑफ ATP टोटल कितने प्रोड्यूस होती हैं। तो एक NAD2H जो है ये, तो ये 2, 3 और ये 4 जगह ये डिहाइड्रोजिनेज हुए। NAD2H 3 ATP के इक्विवेलेंट हो गए, और FAD2H जो है ये 2 ATP के इक्विवेलेंट हुआ, और ये वाला NAD2H ये भी 3 ATP के इक्विवेलेंट हो गया। और एक NAD2H हमारा ऊपर से आ रहा था लिंक रिएक्शन से, यहां पर भी NAD2H बना था ना, तो ये वाला भी 3 ATP के इक्विवेलेंट होगा। तो पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में NAD2H कितने बनेंगे, एक यहाँ पर लिंक रिएक्शन में बना, दूसरा ये I के बाद बना, तीसरा फिर I अल्फा के बाद बना, फिर चौथा जो FAD2H बना ये S के बाद बना, और मैलिक एसिड के बाद। तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 और 2, 14। ये जो 14 ATP बनेंगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू बनेंगे, और एक बनेगा ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, तो 15 ATP। 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड विल यील्ड 15 ATP। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड चूंकि बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो 15 इंटू 2 30 ATP, और 8 ATP हमारे बने थे ग्लाइकोलिसिस में, तो 30 + 8 इज इक्वल टू 38 ATP। तो ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ ATP ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितने बनते हैं, तो वो 38 ATP। आंसर हुआ हमारा 38 ATP। इसमें किसी को कुछ डाउट हो, कहीं पे कुछ क्लियर करना हो तो पूछ लो क्रेब्स साइकिल में।
सर एक बार ये एटीपी वाला फिर से बता दिए पूरा। ग्लाइकोलिसिस वाला तो याद है ना, ग्लाइकोलिसिस में जो 8 एटीपी बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? यस सर। Yes, sir. तो पायरुविक एसिड से जब बनेगा एटीपी, तो पहला जो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब चेंज होगा, जिसे लिंक रिएक्शन कहते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन निकलती है और NAD प्लस इसको एक्सेप्ट करता है और ये NAD2H में चेंज होता है। क्लियर? तो ये NAD2H, एक NAD2H जो है ये 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। किस तरह से होता है वो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, एक NAD2H ये 3 ATP के इक्विवेलेंट हुआ। तो 3 ATP तो यहां से आ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब NAD2H बनता है, वो बनता है आइसोसिट्रिक के डिहाइड्रोजिनेशन से। तो यहां पर देखो ये NAD2H बना। तो आइसोसिट्रिक एसिड जब ये चेंज होता है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में, तब यहाँ पे फिर से NAD प्लस एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को और NAD2H बनेगी। तो यहां पर भी एक NAD2H बन गया, ये भी 3 ATP के इक्विवेलेंट हो गया। अब इसके बाद अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड जब बनता है, तो उसके भी बाद कार्बन डाइऑक्साइड और NAD2H। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड जब ये चेंज होगा सक्सेनिल कोएंजाइम ए में, तब यहाँ पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जिस स्टेप को ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। NAD2H यहाँ पर फिर से बनेगा। तो एक NAD2H यहाँ पर भी आ गया, इसने भी 3 ATP दे दी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन S और S के बीच में होता है। तो सक्सेनिल कोएंजाइम ए ये चेंज होगा सक्सेनिक एसिड में और GTP बनेगी यहाँ पे, और ये GTP एक ATP के इक्विवेलेंट होगी। इसके बाद फिर सक्सेनिल कोएंजाइम ए के बाद सक्सेनिक एसिड जब प्रोड्यूस हो गया, तो सक्सेनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड में चेंज होता है, तब हाइड्रोजन फिर से निकलती है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है ये FAD2H होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर भी निकलेगी, लेकिन FAD2H यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा इसको, और ये 2 ATP के इक्विवेलेंट होगा। और लास्ट स्टेप जो है मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज होता है, तब भी NAD2H बनेगा, हाइड्रोजन निकलती है वहां पर भी, और NAD2H जो होगा वो 3 ATP के इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो जितने भी NAD2H बन रहे हैं ये सारे क्या है, एक पायरुविक एसिड से दिखाया गया, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे तो ये सारे डबल हो जाएंगे। तो हम अभी सिर्फ एक का कैलकुलेट करते हैं। तो 3 ATP लिंक रिएक्शन से, फिर 3 तुम्हें आइसोसिट्रिक एसिड से, फिर आइसोसिट्रिक एसिड के बाद अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से, फिर सक्सेनिल कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड के फॉर्मेशन में, और सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड के फॉर्मेशन में, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में। तो 3 3 6 3 9 1 10 2 12 और 3 15। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड विल यील्ड 15 ATP मॉलिक्यूल्स। तो ये हमें 15 ATP मॉलिक्यूल्स जो थे ये हमें ऑब्टेन्ड हुए। ये पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से ये 15 ATP। तो चूंकि ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, इसलिए ये होगा 30 ATP। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये तो सिंपल सा हो गया, 30 + 8 = 38। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विल यील्ड 38 ATP।
लेकिन अब जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो तुमसे डायरेक्ट इस तरह से नहीं, तुमसे पूछा जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी बनते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से अगर एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से पूछा गया तो एक एटीपी, अगर पूछा जा रहा है कि दो पायरुविक एसिड बने तो दो पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे, तो दो एटीपी, ये सबस्ट्रेट लेवल हुआ। और अगर पूछा जा रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने बनेंगे, या नॉन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने बनेंगे, तो नॉन सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से अगर पूछा गया तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रोड्यूस करेंगे वो होंगे 28 एटीपी, क्योंकि दो एटीपी जो है ये तुम्हारे आते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, तो दो माइनस हो जाएंगे, बाकी बचेंगे 28, क्योंकि NAD2H ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, FAD2H ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, और लास्ट वाला जो NAD2H है ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। सिर्फ सक्सेनिल को एंजाइम में सक्सेनिक एसिड में जहां पर चेंज हो रहा है वहां पर सिर्फ जीटीपी बनता है, तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। उसके अलावा जो भी है वो नॉन सबस्ट्रेट लेवल या थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो बस इतना है, इसमें याद रखना है। तो ये जो समरी लिखी हुई है सिर्फ इसको आपको दिमाग में रखना है। पहले साथ में ये फॉर्मूला इसका रिपीट कर लो, C6IO अल्फा, साथ में बोलो 1 मिनट। C6IO alpha S स्क्वायर FMO। F square FMO। बस ये इसको दिमाग में रखना है, C6IO अल्फा S स्क्वायर FMO। जहां पर भी आप लोगों की स्टडी टेबल हो उस पे A4 साइज के पेपर पे ये फॉर्मूला लिख लो, C6IO अल्फा S स्क्वायर FMO। अब C के आगे सिट्रिक एसिड, सिस के आगे सिसेकोनिटिक एसिड, आई के आगे आइसोसिट्रिक एसिड, ओ के आगे ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, फिर इसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, फिर सक्सेनिल कोएंजाइम ए, फिर सक्सेनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसको 2-4 बार दिन में देख लिया करो, बस अपने आप याद हो जाएगा, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो C6IO अल्फा S स्क्वायर FMO ये हो गया हमारा क्रेब्स साइकिल का फॉर्मूला। जो इसमें रिएक्टेंट्स होंगे वो इस तरह से हमें याद रखने हैं। इसके बाद फिर हमें जो चीज याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पर रिड्यूस सब्सटेंसेस बन रहे हैं या कहाँ कहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो वो है I-alpha-SM। I-alpha-SM, आई से तुम्हारा हो गया आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में चेंज होगा तब NAD2H बनेगा, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड के बाद NAD2H बनेगा। सक्सेनिल कोएंजाइम सक्सेनिक एसिड जब फ्यूमरिक एसिड में चेंज होगा तब FAD2H बनेगा, और मैलिक एसिड जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज होगा तब NAD2H बनेगा। तो ये जहां पे सबस्ट्रेट लेवल जो सॉरी जहां जहां पर रिड्यूस सब्सटेंसेस बने हैं उसका फॉर्मूला है ये I-alpha-SM। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तुम्हें पता है S और S के बीच में बनेगा, मतलब सक्सेनिल कोएंजाइम है और सक्सेनिक एसिड के बीच में। तो ये 5 जगह टोटल एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। क्रेब्स साइकिल की अगर बात की जाएगी, जो लिंक रिएक्शन है वो क्रेब्स साइकिल में नहीं है, वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को कनेक्ट करता है, तो वो लिंक रिएक्शन वाला अलग हो गया। बट ये जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं ये I-alpha-SM, यहाँ पे रिड्यूस सब्सटेंसेस बनेंगे और S के बीच में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। तो टोटल 5 जगह एटीपी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे एक एटीपी बनेगी, बाकी जगह 3 या 2 एटीपी। तो FAD2H जहां पर है वहां पे 2 एटीपी और NAD2H जहां पर भी है वो 3 एटीपी। तो 3 जगह तुम्हारे ये NAD2H बना है क्रेब्स साइकिल में और एक जगह FAD2H बना है। तो अगर क्रेब्स साइकिल में तुमसे पूछा जाएगा कि कितने एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं तो कितने बताओगे? हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन वन क्रेब्स साइकिल?
So 38. अरे एक क्रैब साइकिल में 12. हाँ वेरी गुड 12 एटीपी, क्योंकि जो तुम्हारा लिंक रिएक्शन है वो 3 एटीपी देता है, और जो तुम्हारा पायरुविक एसिड से जब तुम्हारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फाइनल कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 15 एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी तो ग्लूकोज से पूरा जब ब्रेक डाउन होता है तब प्रोड्यूस होते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बना तो वहां पे 8 एटीपी बने। फिर तुम्हारा जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज हुआ तो वहां पर 6 एटीपी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के थे तो 6 एटीपी का फायदा हुआ। फिर एसिटाइल को एंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में गया तो वहां पे 24 एटीपी का फायदा हुआ। तो 24 + 6 + 8 38 एटीपी। समझ में आया? तो ये याद रखना कि कहां पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर पूछा गया है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के बनने में कितने एटीपी, तो 8 एटीपी, लेकिन वो 8 एटीपी कब होंगे, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब। अगर सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो सिर्फ 2 एटीपी का फायदा होगा। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा पायरुविक एसिड में तो सिर्फ 2 एटीपी का फायदा होगा। ठीक है, अगर एनारोबिक कंडीशंस हैं तो, क्योंकि वहां पर भी NAD2H बनता है और वो NAD2H ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब वो 6 एटीपी देगा। तो टोटल 8 एटीपी का फायदा होगा, लेकिन वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, एनारोबिक कंडीशंस है, तो सिर्फ 2 एटीपी। उसके बाद जब पायरुविक एसिड बना तो पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मिलते हैं 30 एटीपी, और 30 और 8 हो गया 38 एटीपी। तो ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से मिलेंगे 38 एटीपी। और अगर पूछा गया है क्रैब साइकिल से कितने मिल रहे हैं, एक क्रैब साइकिल तो एक क्रैब साइकिल से मिलेंगे 12, क्योंकि 2 क्रैब साइकिल प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए के भी बनेंगे, और 2 एसिटाइल को एंजाइम ए मतलब 2 बार क्रैब साइकिल, तो 2 बार क्रैब साइकिल मतलब 24 एटीपी। यहाँ पर देखो ये जो इन्होंने एटीपी पूल दिया हुआ है, ये बीच में देखो एटीपी पूल दिया हुआ है, तो एटीपी पूल में ये जो 3 एटीपी आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं, ये लिंक रिएक्शन से आ रहे हैं। तो लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल का पार्ट नहीं है। लिंक मतलब जो जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को कनेक्ट कर रहा है। अगर हमने पूछा क्रेब साइकिल में कितने बनेंगे, तो 3 एटीपी ये यहाँ से आया NAD2H से, ये 3 एटीपी अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड के 3 एटीपी आए, ये सबस्ट्रेट लेवल का एक आया, एक ये 3, फिर 2 FAD से आए, और लास्ट वाले से 3 एटीपी आए। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 1 7 2 9 3 12। तो ये अगर क्रैब साइकिल की सिर्फ बात की जाएगी तो क्रैब साइकिल से कितने मिल रहे हैं, 12 एटीपी। अगर लिंक रिएक्शन भी जोड़ दिया जाएगा, लिंक रिएक्शन मतलब अगर पायरुविक एसिड से पूछा गया कि कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से, तो 12 + 3 हो जाएंगे 15। 15 एटीपी एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से। तो चूंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं इसलिए इससे मिलेंगे 30 एटीपी। अगर क्रैब साइकिल से सिर्फ पूछा जाए क्रैब साइकिल से कितने मिलेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, तो 2 बार क्रैब साइकिल होगी, 2 बार क्रैब साइकिल होगी, इसका मतलब 24 एटीपी। ठीक है, और पूरे अगर क्रैब्स पायरुविक एसिड से पूछे गए तो 24 + 6 30 एटीपी, क्योंकि लिंक रिएक्शन वाला पायरुविक एसिड से अगर हम पूछ रहे हैं कि पायरुविक एसिड से कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने मिल रहे हैं, तो फिर इसमें लिंक रिएक्शन भी शामिल होगी, तो टोटल 30 एटीपी हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से। और अगर हमने सिर्फ पूछा है कि क्रैब साइकिल से कितने होंगे, तो क्रैब साइकिल से होंगे, एक क्रैब साइकिल से 12 है, और चूंकि 2 बार क्रैब साइकिल होती है तो इसलिए टोटल होगा 24 एटीपी। अगर लिंक रिएक्शन से सिर्फ पूछा जाए कि लिंक रिएक्शन से कितने मिलते हैं,
तो लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल जो कि पायरुविक एसिड के बनते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 6 एटीपी लिंक रिएक्शन में। तो 24 + 6 30 एटीपी + 8 38 एटीपी। तो हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कर लिया, ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन हो गया, लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल भी हो गई। अब हम लोगों का रह गया है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमें एनसीईआरटी से ही करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है एनसीईआरटी में सफिशिएंट दिया हुआ है, अच्छा दिया है, उतना ही बस याद रखना है। तो ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये 3 प्रोसेस हो गए। चौथा प्रोसेस जो सेलुलर रेस्पिरेशन में है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, और इसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास जो भी यहाँ पर ये NAD2H ये सब बन रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन पहुंचाएंगे, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा ऑक्सीजन। तो NAD2H और FAD2H ये जो बनते हैं रिड्यूस सब्सटेंसेस, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, और ये NAD2H जो होता है ये 3 ATP के इक्विवेलेंट होगा, और FAD2H जो होगा ये 2 ATP के इक्विवेलेंट होगा। तो कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको रिवाइज करके आना। कल हम लोग पूरा ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये सब पूरा फिर से समराइज करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाए। अभी समझ में आ गया ना जो ये हम लोगों ने किया है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। So can you Thank you, please sir. upload the PDF of Krebs cycle on the group? हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगा।